वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमानों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर के, लेकिन उससे पहले आरएसएस ने लगता है योगी जी की बटोगे तो कटोगे वाली लाइन पूरी तरीके से उसको एंडोर्स कर लिया है, उसका समर्थन किया। वैसे तो एक पोस्टर मुंबई में भी लग गया दोबारा, बटोगे तो कटोगे। पहले भी लगा था कुछ रोज पहले, तो मुंबई में भी ये नारा चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा बटोगे तो वो जश्न मनाएंगे। तो अब बटोगे तो कटोगे ये लाइन लोकप्रिय होती जा रही है बीजेपी के समर्थक वर्ग के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि आरएसएस भी अब इसके साथ खड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आरएसएस की, और उसमें दत्तात्रेय होसबोले जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे किस रेफरेंस में कहा गया ये समझना जरूरी है। और हम तो इस बात को हमेशा से मानते रहे हैं कि जहां पर हिंदू बटा जातियों में और जहां पर हिंदू अपना प्रभुत्व छोड़ता है, तो वो जगह जो है वहां देश का नुकसान होता है, वो स्थान भारत से अलग हो जाते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, तो इसमें कुछ भी नया, गलत तो बिल्कुल भी नहीं और नया भी नहीं है। हिंदू बटता है तो कटता है। दत्तात्रेय होसबोले की बात सुनिए। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के। राष्ट्रीय अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। तो आरएसएस ने भी बीजेपी योगी जी के इस बटोगे तो कटोगे वाले बयान का, इस नैरेटिव का समर्थन किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल उचित है, सही है। देवेंद्र, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन बनती जा रही है? ऑलमोस्ट एकदम आप कह सकते हैं कि टैगलाइन की तरह अभी है। इस बैकग्राउंड में अगर आप इसको समझेंगे, जिस प्रकार से अपोजिशन ये कोशिश कर रहा है लगातार, राहुल गांधी जिस प्रकार से पुरजोर कोशिश करते रहे हैं कि कास्ट के आधार पर नैरेटिव चलाया जाए, पॉलिटिकल नैरेटिव, और हर जगह कास्ट के आधार पर ही बात हो, समझा सकता है कि कांग्रेस की सीधी सीधी रणनीति ये रहती है कि माइनॉरिटी वोट तो उनके साथ हैं, कास्ट में फ्रैक्शन कर दो अगर, तो नरेंद्र मोदी की जो ताकत थी उस ताकत में नेशनलिज्म डेवलपमेंट के अलावा एक हिंदुत्व तो बड़ा मुद्दा था, तो उसको कमजोरी दी जा सकती है इसके सहारे। और उस कैंपेन को काउंटर करने के लिए बीजेपी के हर एक व्यक्ति को अभी ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन दी है, इसी लाइन को अगर आप समझाएं तो इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। और खासतौर पे तब जब आप देखें तो इतिहास उठा के उदाहरण दे दें, आप पाकिस्तान का उठा के देखें, बांग्लादेश का उठा के देखें, अफगानिस्तान में देखें कि जब जब वहां पे कम कम हिंदू रहे क्या स्थिति वहां पे हुई। तो वैसे कंडीशन में इस नैरेटिव को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि कास्ट को रखो किनारे, एकता रखो, और उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो, उनके लिए ये लाइन कितनी मुफीद हो जाती है। तो संघ का इस तरह से फिर समर्थन करना, हालांकि संघ का ये भाव हमेशा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि संघ का भाव ये पहले नहीं रहा हो, लेकिन अभी के माहौल में जिस रेफरेंस की मैंने बात की कि जिस प्रकार से कुछ लोगों को डिविजिव लगता है ये नारा ना, तो इसलिए अगर उसमें संघ कह रहा है कि नहीं भाई इसमें कुछ ठीक गलत नहीं है, बिल्कुल, और उसमें ये कहना है कि हाँ हम एकता की बात कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो सकता है, और उस लिहाज से इस लाइन को बार बार कहा जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस लाइन को बीजेपी के कोई नेता कहने में या दोहराने में करता हो। हम देखें तो योगी आदित्यनाथ के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग उसी तरह की बात कही थी, और बार बार इस बात को कहा जाना समझा जा सकता है कि सिर्फ कास्ट नैरेटिव को काउंटर करने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जिस प्रकार से अपोजिशन कास्ट के मामले में बहुत एग्रेसिवली जा रहा था, तो संघ ने एंडोर्स कर दिया। नहीं, इसमें नॉन इंडोर्समेंट का तो कोई प्रश्न नहीं है, केवल उन्होंने कहा, दत्तात्रेय होसबोले लीजिए जो आरएस के सर कार्यवाह है
मथुरा में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है, उसके समापन पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो उसमें से सब प्रश्न आया है। देखिए योगी जी ने जो कहा है वो थोड़ा शब्द ऐसा हो गया है कि वो बहुत कैची वर्ड हो गया है। हाँ, इसको अलग अलग भाषाओं में बोला जाता रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इतने कम शब्दों में अभी तक किसी ने बोला नहीं था। तो उस नाते एक यूनिक मुहावरा हो गया हुआ है और ये आदमी को तुरंत कई दृष्टि से, केवल जातीय बटने से ही वहां नहीं है, एक दूसरे पक्ष के हमले से भी बचने के लिए, और जो हमले हो रहे हैं उसके बीच में आपके पास क्या रास्ते हैं, वो सब चीजें इसमें जो एक भाव पैदा होता है। इस समय आरएसएस का जो ये अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल होता है, तो इसका पॉलिटिक्स के अलावा महत्व है संघ की दृष्टि से। मैं वो बोल रहा हूं कि वो जो होता है वो सरसंघचालक के विजयादशमी वक्तव्य के बाद होता है। विजयादशमी में उनका जो वक्तव्य होता है, और इस बार शताब्दी वर्ष के जो पंच तत्व इस बार जो घोषित हुए हैं संघ की, उसमें जो है 5 परिवर्तन में, उसमें सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन भी एक है, 5 में से 3। सामाजिक समरसता का मतलब संघ लंबे समय से कह रही है कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदुर पतितो भवेत, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, इसमें कोई पतित नहीं है। तो इसीलिए वो गीत भी उन्होंने दोहरा के सुनाया है। उन्होंने कहा है कहिए कैसे भी, लेकिन सच यही है कि हमको लोक मंगल के भाव से और विश्व कल्याण के भाव से अगर हिंदू बटेंगे तो फिर अमंगल ही अमंगल होगा। तो ये एक सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से भी है और राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो इस समय पूरी कोशिश यही थी, भारत की ही नहीं, जो भारत विरोधी दुनिया की शक्तियां हैं, अलग अलग थिंक टैंक को भी कोशिश थी कि संघ को भारत को कमजोर करना है, तो फिर से एक जातीय विभाजन वाली स्थिति पैदा करो, क्योंकि हिंदू के नाम पर सब एकजुट हो रहे हैं। तो उसमें नारा चला है, तो इसलिए इसका पॉलिटिकल महत्व भी है, इसका भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रीय महत्व भी। नारे का तो महत्व ही, जो चेहरा लगाया उसका भी डिमांड बहुत है इस वक्त महाराष्ट्र में। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने निकाली है, योगी जी का नाम तो अब उसमें होगा ही। 30 से ज्यादा सभाओं की डिमांड आ चुकी है योगी आदित्यनाथ की ऑलरेडी महाराष्ट्र में। देखिए, जो कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर जो है 288 विधानसभा में लगने का तय कर लिया है। अच्छा, हाँ, कि सारे विधानसभा में ये लगाया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने खासतौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला है कि इस पर आपको फोकस करना है, हिंदुत्व के लेकर बात करना है, जहां जातिगत समीकरण बहुत काउंट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था 2024 का लोकसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है कि 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई, तो जाति ने एक बड़ी भूमिका वहां पर निभाई थी। जिस तरीके से मराठाओं को आरक्षण का लेकर वहां मनोज जरांगे आंदोलन कर रहे, जिस तरीके से ओबीसी समाज एक अपने आप को डरा हुआ है कि हमें से काट करके मराठा को आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरीके से कहा गया कि भाई बंजारी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया था, ओबीसी वोटर्स दूर हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये सही समय, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेगा का जो जिक्र हुआ है, उन्हें सीधा अटैक करने वाला शब्द सीधा दिमाग पर बैठता है। तो जहां पर जाति का समीकरण विपक्ष अगर चालू कर रहा है तो आप इसमें कीजिए। और संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक, संघ का मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र में संघ का बहुत अच्छा जमीनी स्तर पर काम है, तो संघ जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुका है। गांव शहर जहां संघ बैठकें कर रहा है, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि मतभेद भले ही हो, जाति के आधार पर हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, सबको हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा होना है। मुझे लग रहा है अगर ये महाराष्ट्र में काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जाति का समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। अब इसका असर कितना होता है ये चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। अभी इसका तो साथ साथ यूपी में ही टेस्ट हो जाएगा। योगी जी के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर, तो वहां की बात भी आप सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी चल पड़ी है। योगी जी, बीजेपी जो है ऑलरेडी हार मान चुकी है और कांग्रेस ने सारी सीटें लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को दे दी, तो अजय राय कह रहे हैं हम बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ी पार्टी है, चिंता नहीं, 9 सीट क्या होती है। सुनिए। देखो, वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन हैं, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है
कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे जो भी बीजेपी के साथ गए, वो जो गए वो देखिए आप पूरी तरीके से समाप्त हो गए। चाहे आप सबसे पुराना इनका सहयोगी दल कौन था, शिवसेना थी। आप देख सकते हैं शिवसेना को तोड़ दिया इन्होंने, पूरी तरीके से खंड खंड कर दिया। पूरा जो सबसे बड़ा इनका सहयोगी था, कहीं पर भी जो भी इनके साथ गए लोग, उनको इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया है। और ये आज जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उसको ये पूरी तरीके से तबाह करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सहयोगी दलों से, ये समय है, अभी भी निकल लो इनसे और अपनी ताकत को बढ़ा लो। कांग्रेस बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता, बरगद का पेड़ हमेशा बढ़ता चला जाता है। अखिलेश यादव कहना भी हमारी कांग्रेस की रणनीति है। अब रणनीति का हिस्सा होगा कि सारी सीटें अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो अपने आप को बरगद का पेड़ बता रहे हैं। बीजेपी जो है वहां भी ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से होगा। संजय निषाद बहुत दो सीट लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी ने कहा आप बैठ जाइए, अभी नहीं, ये समय नहीं है, नाक का सवाल है। तो वहां भी सारी सीटें बीजेपी लड़ रही है। पीडीए वर्सेस पीडीए भी हो गया है। अखिलेश यादव का पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 ओबीसी को टिकट दिए हैं, 2 दलितों को, 4 अल्पसंख्यकों को, मतलब 9 में से 4 अल्पसंख्यक हैं। योगी जी का पीडीए है पिछड़ा दलित, उसमें भी है, एक ही अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा कर लीजिए उसमें, तो वो 5 ओबीसी लड़ा रहे हैं, 1 दलित लड़ा रहे हैं और 3 अपर कास्ट लड़ा रहे हैं। तो ये उनका पीडीए चल रहा है। कोई क्या खबर यूपी के उपचुनाव से? निश्चित तौर पर सौरभ, कोशिश ये की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि इसमें अच्छी सीटें लेके आए, ताकि अगले विधानसभा से पहले जिसको सेमीफाइनल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस नैरेटिव में कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि ये सीटें, क्योंकि समझा जा सकता है कि बीजेपी के पास कम सीटें थी, जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और 40 सीटें अगर आरएलडी को जोड़ दे तो 40 सीटें बीजेपी के पास थी। तो उस कंडीशन में मुकाबला आसान नहीं रहा है और उस लिहाज से कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश की जा रही है। जैसे अगड़े की बात कर लें तो मुस्लिम और अगड़ा, मतलब दोनों के एक को देखें तो वहाँ 19% लगभग मुस्लिम हैं, तो 18% सवर्ण भी हैं। बाकी ओबीसी और दलित में कौन ज़्यादा सेंधमारी कर लेता है, पूरा मुकाबला इस बात पे रहेगा। और कोशिश ये हो रही है, बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन भी अगर आप देखें तो सीट वाइज बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई है। निषाद को सीट नहीं दिया जाना, इतने दबाव के बावजूद आखिरी समय तक पता चलता था कि निषाद लगातार बीजेपी नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको सीट दे दी जाए, वो नहीं दिया गया, सिर्फ 1 सीट आरएलडी को दिया गया। तो कुल मिलाकर अपना घर सहेजते हुए योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं और ये कोशिश है कि उपचुनाव में बेहतर करें। आरती जी, नारा है बटोगे तो कटोगे, लेकिन पॉलिटिक्स सारी कास्ट की है। बिल्कुल, देखिए ये तो पिछले चुनाव में साफ हो गया कि कास्ट के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट मिलते हैं और लोग बढ़ जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे कितना इफेक्टिव है, एक नारा तो एडॉप्ट कर लिया है बीजेपी ने, महाराष्ट्र में भी अभी हमारे मित्र ने बताया, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे वो जो कास्ट की एक डायनामिक है यूपी में इतने बरसों से चली आ रही है, इनफैक्ट पोस्ट मंडल और भी ज़्यादा, तो क्या वो कितना इफेक्टिव होगा वो देखना है। मुझे लगता है कि योगी जी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट उनकी पॉपुलैरिटी का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी लीडरशिप का, और ओवरऑल वो एक उभरता हुआ चेहरा है नेशनल लेवल पे। उस पे जो ठप्पा लगेगा वो इन्हीं चुनावों से पता चलेगा कि वो कितना बटेगा तो कटेगा वाला जो स्लोगन है, ये हिंदुत्व का जो एक वोटर है वो कितना समझता है, कि या वो वही कास्ट में जो हमने देखा लाइनें लगी थी पिछले चुनाव में कि इनफैक्ट रिजर्वेशन के नाम पे, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो है ही कि वो रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। तो लगातार ये कितना वोटर के माइंड में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये सबसे बड़ा टेस्ट उसका होगा। अभी तक मुझे लग रहा है कि यूपी में बेशक ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है क्योंकि कांग्रेस बाहर है अब इस इलेक्शन से, और सीधा समाजवादी पार्टी। सो कास्ट वर्सेस हिंदुत्व आमने सामने है। क्या वाकई वोटर जिन्होंने अयोध्या में वोट नहीं दिया बीजेपी को, क्या वो फाइनली ये समझ पाएंगे कि ये वोट क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है हिंदुत्व के वोट बैंक के लिए। और एक छोटी सी खबर और रह गई थी, अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम भी डाला है। रस्म अदायगी है तो जेल में है। जाहिर है रस्म अदायगी है, क्योंकि आजम खान को एक इस समय चेहरा बनाया, आम मुसलमानों ने बात की कि आपने समय पर उनको छोड़ दिया है।
इस उपचुनाव में 9 में से 4 मुसलमानों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी बताया ना मैंने अभी। हाँ, तो 4 मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, उसमें आजम खान का नाम स्टार प्रचारक में छोड़ दिए। यही तो बात है कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए भी कि वो नहीं कर सकते, अगर किसी को आपने स्टार प्रचारक बनाया है तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं। इसी में जो नारा आता है ना कि बटोगे तो कटोगे, यही ये नारा प्रासंगिक हो जाता है कि उनके दूसरे नेता, हमको अभी नाम अचानक नहीं याद में आ रहा है, लेकिन क्या कोई दूसरा हिंदू नेता अगर जेल में होता और उस रूप में जिसके बाद इतने मुकदमे होते, तो क्या अखिलेश यादव, गायत्री प्रजापति, हालांकि अब तो उसकी पत्नी बदल गई है, लेकिन उसका कितनी बार उन्होंने नाम लिया होगा। तो इसलिए अलग विषय हो जाता है कि उन्होंने अपने ही कर रहे मुस्लिम मतों को लेने के लिए लगातार इस प्रकार से हमला करना, लगातार संदेश देना, उसी में योगी आदित्यनाथ जी का ये जो नारा है कटोगे तो बटोगे, वो ज्यादा प्रासंगिक होता है, कार्यकर्ताओं को आकर्षित करता है। चुनाव में कितना काम करेगा ये देखना होगा। एक छोटा सा कमेंट। देखिए, आजम खान पावरफुल तो जेल में रहते हुए भी वो रुचि वीरा को टिकट दिलवा दिया था उन्होंने मुरादाबाद से अखिलेश यादव के ठीक खिलाफ है, के बाद। प्रचार कैसे नहीं, मैसेज तो जाएगा ना सर मुसलमानों के बीच में कि आजम खान पार्टी से नाराज नहीं है, वो स्टार प्रचारक है, आज भी उनका वो सम्मान है पार्टी के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर से भी कई संदेश वो देंगे। तीसरे नंबर पे नाम, हाँ, दूसरे पे मतलब किसका है? उनकी उपयोगिता तो रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल नीचे हैं, जबकि शिवपाल को ऊपर होना कई सारी सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, उनको प्रबंधन की जिम्मेदारी डिंपल दी जी गई भी है। नीचे होंगी। हाँ, डिंपल तो नेचुरली नीचे हैं। और मैसेज का वही है सौरभ कि मैसेजिंग ये होना है कि हाँ आपने आजम खान को छोड़ नहीं दिया। हालांकि मुस्लिम वोट के लिए कहीं कोई डाउट नहीं है, वो जाएगा सपा के पास ही, लेकिन कम से कम उस उत्साह को आपने बनाया कि हाँ आपने आजम खान को तीसरे नंबर में रखा है स्टार प्रचारक के तौर पर। वो हमेशा से ही सपा के लिए तो एक ट्रम्प कार्ड रहते ही रहे हैं मुस्लिम वोट के मामले में।